Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we read the content accommodation in Belgium. Okay, let's start the topic. The Belgian leaders took a different path. आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था श्रीलंका में वहाँ के लीडर्स ने मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज़ को अडोप्ट किया, जिसकी वजह से प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ अडोप्ट की गई और सिन्हाल कम्युनिटीज़ को वैल्यू ज़्यादा दी गई, तमिल्स को डिसरिगार्ड करके। अब इस कंटेंट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेल्जियम के लीडर्स ने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया या किस तरीके से इस प्रॉब्लम को एक डिफरेंट पाथ दिया। बेल्जियम के लीडर्स ने एक अलग ही रास्ता चुना। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। उन्होंने अपने क्षेत्रीय विभिन्नताओं और कल्चरल डाइवर्सिटीज, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को, जो क्षेत्रीय अंतर होते हैं यानी अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ पर डिफरेंस पाए जाते थे, और जो कल्चर बेस्ड डाइवर्सिटीज़ थी यानी अलग अलग संस्कृति के लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, उन सबको पहचाना और उन्हें वैल्यू दी। Between 1970 to 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out on an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से 1993 के बीच में 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया, मीन्स उसमें सुधार किया गया, उसमें चेंज किया गया, ताकि एक ऐसा फॉर्मूला अडोप्ट किया जा सके जिसकी हेल्प से हर व्यक्ति उस देश में अपने ही देश के अंदर मिलकर रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ये अरेंजमेंट जो पावर शेयरिंग का उन्होंने अडोप्ट किया वो किसी और देश से बिल्कुल अलग था एंड अ वेरी इनोवेटिव, और बिल्कुल नया था। Here are some of the elements of the Belgium मॉडल। नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि अडोप्ट की गई थी बेल्जियम मॉडल को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया गया जिससे कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ और कल्चर बेस्ड जो डिफरेंसेस थे उनको अकोमोडेट किया जा सके, उन्हें सुलझाया जा सके, उनके बीच के डिफरेंसेस को थोड़ा रिमूव किया जा सके। तो फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, आपने पहले भी पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द मेंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान ये बताता है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेम चुने जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी केंद्रीय सरकार में डच भाषा बोलने वाले और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले एक समान मंत्री चुने जाएंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ जो है खास कानूनों की ज़रूरत थी जिसकी हेल्प से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से चूज किए जा सकें और वो मेजॉरिटी में एक ऐसी सरकार का फॉर्मेशन करें, एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करें जिसकी हेल्प से आगे चलकर कोई भी इशू ना रहे। यानी डिफरेंट जो लैंग्वेज के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन सब की मेजॉरिटी बेस एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन सेंट्रल लेवल पर किया गया। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, ताकि कोई भी एक अकेले समुदाय के लोग कोई भी फैसला अकेले ना ले सकें, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी लेगी डिसीजन तो दूसरी कम्युनिटीज़ को उससे ऑब्जेक्शन हो सकता था, इसीलिए मेजॉरिटी बेसिस पर सभी की राय को वैल्यू दी गई। Many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country। देश के 2 मुख्य हिस्से थे, आपको पता है 2 एरियाज की बात चल रही है, जहाँ डच स्पीकिंग पीपल रहते थे और जहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते थे, यानी वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन। उन दोनों रीजन की जो लोकल गवर्नमेंट थी या स्टेट गवर्नमेंट थी उसको बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नाउ नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो राज्य सरकारें हैं
पहले क्या थी, ये सुबॉर्डिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी इसे अपनी पावर्स के लिए और मनी के लिए बार बार डिपेंड रहना पड़ता था, या ये लोअर लेवल की कंसीडर की जाती थी। अब क्या हो गया फ़र्क, अब ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली कोई बॉडी नहीं बनी, बल्कि उसके साथ इक्वल पावर शेयर करने वाली गवर्नमेंट बन गई हैं। यानी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया गया, उन्हें पावर ज़्यादा दी गई। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation। और दूसरी प्रकार की सरकार का निर्माण किया गया, वो था बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स में क्या हुआ, एक नई अलग प्रकार की सरकार की स्थापना की गई, जिसमें डिफरेंट जो बोथ कम्युनिटीज़ थी, वो उन दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने का जो सबको मौका मिला। यानी इक्वल मिनिस्टर्स यहाँ भी चूज किए गए, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज किए गए थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग पीपल ने सेम मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया था, वैसा ही ब्रुसेल्स सिटी में जब गवर्नमेंट दूसरी बनी तो उसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने भी डच स्पीकिंग पीपल को माइनॉरिटी के नंबर को ना देखते हुए बल्कि उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। इट मीन्स इक्वल मिनिस्टर्स वर इलेक्टेड एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द रीजनल लेवल एज वेल। नेक्स्ट जो ये 2 टाइप्स की गवर्नमेंट के बाद अब तीसरा जो स्टेप था बेटा, वो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का था। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर एक और तीसरी प्रकार की सरकार भी बनाई गई। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया, इसको एक भाषा बोलने वाले लोगों ने खुद चुना, चाहे वो डच थे, चाहे वो फ्रेंच थे, और चाहे वो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते थे, किस एरिया में रहते थे, बल्कि सब ने मिलकर कम्युनिटी गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इस सरकार का मुख्य काम क्या था, अपनी संस्कृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और भाषा के आधार पर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको टाइमली और लोकल लेवल पर सॉर्ट आउट करना इसका मेन एजेंडा था। इट मीन्स मेन मोटिव ऑफ दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज टू सॉर्ट आउट द issues and problems of the culture based, education based and language based at the local level, so that they cannot be highlighted at the upper level. You might find the Belgian मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बेल्जियम में मॉडल अडोप्ट किया गया, 3 टाइप की जो सरकारें वहाँ पर बनाई गई या जो भी मॉडिफिकेशंस वहाँ पर हुए, वो थोड़ा पेचीदा है, इट मीन्स थोड़ा सा टफ लग रहा है समझने में। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। वास्तव में ये उतना ही उलझाव भरा है या प्रॉब्लमेटिक है, हमारे लिए जितना है उतना ही वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी था। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन इन्हीं अरेंजमेंट्स की वजह से आगे चलकर बहुत अच्छा काम देखने को मिला। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ between the 2 major communities and a possible division of the country on linguistic lines। क्योंकि इसी अरेंजमेंट की वजह से वहाँ पर सिविक स्ट्राइफ होने से रुक गई, मीन्स सिविल वॉर कंडक्ट होने से बच गया 2 मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में, और देश का भाषा के नाम पर बंटवारा होने से भी रुक गया। When many countries of Europe came together to form the European Union, ब्रुसेल्स was chosen as its headquarters। देखिए बेटा, जहाँ इसने अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को पीसफुली और वाइजली सॉर्ट आउट किया बेल्जियन लीडर्स ने, वहीं इस देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर इतनी इम्प्रूव हुई कि जब यूरोपियन यूनियन
यानी यूरोपियन देशों की जो एक यूनियन बनाई गई, उसके लिए जब हेडक्वार्टर्स की तलाश की जा रही थी कि कहाँ पर वो अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करें, तो सबसे पहले उनको ब्रुसेल्स का ध्यान आया और ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर के रूप में चूज किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत ही वाइजली और पीसफुल वे से अपनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप देखते हैं कि ना केवल इंटरनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जब इमेज इम्प्रूव करनी हो तो इस टाइप के स्टेप एक देश के जो वाइज लीडर्स हैं उनके थ्रू उठाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है, आप नीचे कंटेंट देख सकते हैं। व्हाट डू यू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये दो स्टोरी जो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की पढ़ी, इससे हमें क्या सीखने को मिला। बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों में ही लोकतंत्र है। येट दे डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। हालांकि दोनों ही पावर शेयरिंग के जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही अलग अलग प्रकार से डील कर रही हैं। इट मीन्स उसको सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। जहां बेल्जियम के लीडर्स ने ये महसूस किया कि अगर देश की एकता को बनाए रखना है, उसको पॉसिबल बनाना है, यानी यूनिटी ऑफ द कंट्री को पॉसिबल बनाना है, तो डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। इट मीन्स उनको वैल्यू दी जानी चाहिए, अदरवाइज ये काम इम्पॉसिबल रहेगा। सच अ रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर द पावर शेयरिंग। अब आप देखते हैं कि इस प्रकार का ये जो उन्होंने जो बातें महसूस की, उसका परिणाम ये हुआ कि परस्पर जो उनके बीच में अरेंजमेंट हुआ उसको सभी कम्युनिटीज़ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिससे कि एक बेस्ट मॉडल पावर शेयरिंग का वर्ल्ड को दिखाई दिया। श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, जबकि श्रीलंका इसके विपरीत एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इट शोज अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। श्रीलंका के केस में हमने देखा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जब भी अपना प्रभाव दूसरों पर जमाना चाहती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाना चाहती है, पावर शेयर नहीं करना चाहती उनको, तो इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाता है, वो देश की एकता को खतरे में डाल देता है। इन दोनों स्टोरीज से हमें क्या पता चला कि बेल्जियम के लीडर्स ने जितना वाइजली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, उसकी वजह से देश के अंदर यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प मिली, प्लस जो है इंटरनेशनल लेवल पर उसकी इमेज इम्प्रूव हुई। जबकि श्रीलंका में हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के थ्रू जब डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई तो सिविल वॉर कंडक्ट हुआ, और उसकी वजह से जो कंट्री की इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है वो रिटार्टेड हो गई, मींस कम हो गई। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर होता है कि हमें पावर शेयर करनी चाहिए। लेकिन पावर शेयर क्यों करनी चाहिए? वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयर क्यों ज़रूरी है? आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में पावर शेयर करना क्यों ज़रूरी है? इसके लिए दो रीज़न माने जाते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि इसका बेस का काम करते हैं। कि पावर शेयरिंग को हम जब कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पावर्स को, तो इसके लिए प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस को बेस बनाया जाता है। प्रूडेंशियल मीन्स क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस और एन ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज। लाभ और नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए, मीन्स इसमें आप बेनिफिट और लॉस को केयरफुल कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देते हैं। इस बेसिस पर हम इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें पावर शेयर करनी चाहिए। वो होते हैं प्रूडेंशियल रीजन, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज को चेक करके पावर शेयर करने का जो डिसीजन होता है वो प्रूडेंशियल रीजन बनता है। प्रूडेंशियल डिसीजन जो होते हैं बेटा यूजुअली कंट्रास्टेड होते हैं विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन द मोरल कंसाइडरेशन। ये मोरल रीजन्स के बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होती है। इट मीन्स मोरल रीजन में तो हम ये मानते हैं कि कोई भी काम हमें करना चाहिए, इट शुड बी,
और जैसे कि हम कहते हैं कि हमें हमारे एल्डर्स का कहना मानना चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, तो सुननी चाहिए। हमारा मोरल, हमारी सोल बोलती है इस चीज़ को कि हमें उनके कहे में चलना चाहिए, उनकी विशेज को, उनकी डिज़ायर्स को हमें फुलफ़िल करना चाहिए। लेकिन प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि अगर आप ये नहीं करते तो आप लॉस में जाते हैं। इट मीन्स आपको फॉलो करने में ही बेनिफिट है। तो प्रूडेंशियल रीजन आर द मेन बेस फॉर पावर शेयरिंग इज टू reduce the possibility of conflicts between the different social groups, you can say. Thus, two different sets of reasons can be given in favor of the power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups. अगर हम प्रूडेंशियल रीजन के बेस पर पावर शेयर करते हैं तो इससे हमारे डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं यानी सामाजिक समूह हैं उनके बीच में संघर्ष की संभावना कम होती है। इट मीन्स उनमें लड़ाई झगड़े कम होंगे। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वॉयलेंस, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, समाज में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनकी वजह से हिंसा फैलती है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, यानी राजनीतिक रूप से अस्थिरता आती है। पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। राजनीतिक सत्ता को स्थायी रूप से स्थिर रखने के लिए ज़रूरी है कि देश में शक्ति का विभाजन किया जाए डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स, सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में। Imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run. थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की विशेज को या विलिंगनेस को माइनॉरिटी के ऊपर थोप दिया जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन होता है कि मेजॉरिटी की बात सुनी जा रही है। लेकिन बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है बाद में, जब उसे अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, जब उसे ऐसा लगता है कि वो अकेले हो गए हैं इस देश के अंदर, तो वो इसको जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल इस्टेब्लिश हो जाना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो तो थोड़े टाइम के लिए ही किया जा सकता है। लॉन्ग रन में ये एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता, लॉन्ग टाइम के लिए ये एक अच्छा फैसला नहीं होता। इट मीन्स सबकी राय और सबको वैल्यू देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रूडेंशियल रीजन के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को सेम वैल्यू मिलनी चाहिए और उनकी जो है ओवरऑल मेजॉरिटी के बेसिस पर ही कोई सरकार का फॉर्मेशन होना चाहिए और उसके थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूट वेरियस पार्ट्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग ruin टू द मेजॉरिटी एज वेल। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, ना केवल वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अपना प्रेशर बनाता है, डोमिनेंस इस्टेब्लिश करता है, बल्कि इससे एक दिन ऐसा भी आता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी बिल्कुल वॉयलेंट हो जाती है और वो अपने राइट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो ऐसे में देश की जो यूनिटी है वो अंडरमाइन हो जाती है। ये थे प्रूडेंशियल रीजन जिनके बेसिस पर हम मानते हैं कि किसी भी देश में पावर शेयर होनी चाहिए और स्पेशली डेमोक्रेसीज में। नेक्स्ट जो है हमारा बेस है मोरल बेसिस, यानी नैतिकता के आधार पर हमें पावर शेयर करनी चाहिए। देयर इज ए सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। एक और दूसरा जो है बहुत ही गहरा कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति विभाजन होना चाहिए। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर शेयरिंग जो शक्ति का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा या विभाजन लोकतंत्र की आत्मा है। यानी डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के एग्जिस्टेंस में रह ही नहीं सकती, सरवाइव नहीं कर सकती। बिना पावर शेयरिंग के ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. एक लोकतंत्र के अंदर उन लोगों को फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए जो वहाँ रह रहे हैं और जिस पर उन फैसलों का असर होने वाला, यानी जो सिटीजन्स वहाँ पर रहते हैं उनके थ्रू ही, उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही जो है पावर शेयर
पावर यूज की जानी चाहिए ताकि जो भी वो डिसीजन ले तो पब्लिक उसको ईजिली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसका इफेक्ट उनकी लाइफ पर पड़ने वाला है। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि उनसे पूछा जाए कि वो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, किस प्रकार का शासन चाहते हैं। इट मीन्स they are given to the right to choose their government. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और एक legitimate government भी एक इस प्रकार की सरकार होती है जहाँ पर नागरिकों को अपनी सहभागिता के जरिए अपनी सिस्टम में एक हिस्सेदारी लेने का काम मिलता है या फिर मौका मिलता है। इट मीन्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और जो संविधान के नियमों, कायदे, कानूनों का पालन करती है, उसी के अनुसार अपना कार्य करती है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन which is elected by the people and who follow the all rule regulations of the constitution and it ensures the participation of the public. तो यहाँ पर मोरल रीजन की वजह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेसीज को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, उसके प्रिंसिपल्स को जो है एग्जिस्टेंस में लाती है और इसके साथ साथ ये डेमोक्रेसी को डीपन करती है। इसके साथ साथ ये माइनॉरिटी और वीकर सेक्शंस को प्रमोट करने का काम भी करती है, जिससे कि डेमोक्रेसी की रूट्स जो है स्ट्रेंथन होती हैं। लेट अस कॉल फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द मोरल सेकंड मोरल रीजन। अब हम इस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, इट मीन्स हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कहा कि पावर शेयर क्यों करनी चाहिए। तो पावर शेयर 2 बेसिस पर करनी चाहिए। प्रूडेंशियल रीजन यानी लाइफ हम ये कह सकते हैं गेन्स और लॉसेज के बेसिस पर, और दूसरा हमें मोरल बेसिस पर जो है पावर शेयर करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ट्रू सेंस में डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश हों। While prudential regions stress that power sharing will bring out better outcomes, जबकि प्रूडेंशियल रीजन इस बात पर जोर डालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल होंगे अगर हम शक्ति बांट देंगे तो। मोरल रीजन्स एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और मोरल रीजन के ऊपर जब हम महत्व देते हैं या इसको जोर डालते हैं तो मोरल रीजन की वजह से जो हम पावर शेयर करते हैं वो वैल्यूएबल बनती है। इट मीन्स उसका फ़ायदा वीकर सेक्शन या रूट्स तक पहुंचता है, या हम ये कह सकते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी को मिलता है। इससे माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन और जो बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सकता है, डेमोक्रेसी की रूट्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नीचे बेटा आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा। एमिटी स्टडीज इन ए डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द बेल्जियम। एमिटी नाम का एक स्टूडेंट है और वो पढ़ता है कहाँ पर? बेल्जियम के नॉर्दर्न रीजन्स में एक डच मीडियम स्कूल में, यानी डच भाषा वाले स्कूल में। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वॉन्ट टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द फ्रेंच। यहाँ पर पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेंच भाषा को मीडियम के रूप में एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, मीन्स वो फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो एमिटी है वो भी ये यहाँ पर पढ़ना चाहती है फ्रांसीसी भाषा को माध्यम